तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ा रहे हैं अपना चैप्टर। इसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 10.5 यानी कि विस्कोसिटी। ओके, हम थोड़ा बहुत ऑलरेडी पढ़ तो चुके हैं। विस्कोसिटी यानी फ्लूइड फ्रिक्शन होता है लिक्विड्स में और गैसेस में, जो फ्रिक्शन होता है तो उसको विस्कोसिटी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स आर नॉट आइडियल। हम तो सिंप्लीफाइंग अजम्पशन मानते हैं चीजों को आइडियल। सिंप्लीफाइंग अजम्पशन के रूप में चीजों को आइडियल माना जाता है, बट एक्चुअली दे आर नॉट सो, and other some resist and offer some resistance to motion. The resistance to fluid motion is like an internal friction analogous to friction when a solid moves on a surface. It is called viscosity. तो खैर आप ऐसा वैश करके लिख दीजिए, frictional force on a solid body, frictional force on a solid body may be internal or may be external. सॉलिड बॉडी पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इंटरनल भी हो सकता है या बाहर से भी आ सकता है। वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। सॉलिड की यह बात मुझे अभी खैर उठानी ही नहीं चाहिए थी। और आगे लिख दीजिए, फ्रिक्शन फॉर अ फ्लूइड मोशन, फ्रिक्शन फॉर अ फ्लूइड मोशन इज an internal force and is called viscosity. ये हमेशा ही एक इंटरनल फोर्स है। और फ्लूइड फ्रिक्शन को हम अलग से फिर से लिख देते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। फ्लूइड फ्लो में फ्लूइड फ्रिक्शन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। बस इतना काफी है और इस पे एक स्टार दे दीजिए। एक सेंटेंस में हम विस्कोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन दो वर्ड्स में। It is called viscosity. This force exists when there is a relative motion between layers of liquid. ऐसा लिख दीजिए। Viscosity arises, या force of viscosity arises. Force of viscosity arises when there is a relative motion. When there is a relative motion between layers of a liquid. Layers में relative motion होगा। ऊपर वाली लेयर अगर तेज चलेगी नीचे वाली लेयर की तुलना में, तो दोनों लेयर्स के बीच में एक फोर्स फ्रिक्शन का डेवलप हो जाएगा, उसे हम विस्कोसिटी कहेंगे। So suppose we consider a fluid like oil enclosed between two glass plates as shown in figure 10.14a. 10.14a में उसने फ्लूइड या ऑयल दिखाई। ये एक ग्लास प्लेट है, ये एक ग्लास प्लेट है, और ये ऑयल की मान लीजिए एक छोटा सा ड्रॉप ट्रैप हो गई। ये ग्लास प्लेट्स ऐसे बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है, आसपास ही है, तो थोड़ा सा एक ऑयल की ड्रॉप ऐसे मान लीजिए बीच में ट्रैप हो गई। Suppose we consider a fluid like oil enclosed between two glass plates as shown in figure. The bottom plate is fixed when the top plate is moved the constant velocity v relative to the fixed plate. इस प्लेट को हम लोग हमेशा फिक्स रख रहे हैं और इस प्लेट को हम लोग वेलोसिटी v से चला रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चला रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। बॉटम प्लेट को हमने फिक्स रखा है और ऊपर वाली प्लेट को रिलेटिव मोशन क्रिएट कराया जा रहा है। इफ ऑयल इज रिप्लेस्ड बाय हनी, कहता ऑयल में आपने जो देखा सो देखा, कुछ आपने ऑब्जर्व किया, कहता इफ ऑयल इज रिप्लेस्ड बाय हनी a greater force is required to move the plate with same velocity. आपने यहाँ ऑयल रखा और इसे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ा। यहाँ अगर आप शहद ले लें, हनी ले लें, तो आपको ये फोर्स जो आपको इस प्लेट को चलाते रहने के लिए लगाना पड़ेगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। If oil is replaced by honey, a greater force is required to move the plate with the same velocity. Hence we say that honey is more viscous than oil. तो ऐसे ही स्टेटमेंट लिख दीजिए बस आप अगली लाइन में सीधे डायरेक्ट लिख दीजिए। ये सब कुछ मत बनाने की खास आवश्यकता मुझे तो महसूस नहीं हुई, बस इतना ही लिख दीजिए, हनी ऑफर्स मोर फ्लूइड फ्रिक्शन, हनी ऑफर्स मोर फ्लूइड फ्रिक्शन देन ऑयल, सो हनी इज मोर विस्कस देन ऑयल। हनी ऑयल के कंपैरिजन में ज्यादा विस्कस है। The fluid in contact with the surface has the same velocity as that of the surface. हाँ, ये बात तो सही है कि जो टॉप लेयर, टॉप ग्लास प्लेट को आप चला रहे हैं ना, तो इससे जस्ट कांटेक्ट में जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, वो तो इससे चिपक जाते हैं, तो उनकी वेलोसिटी सेम होती है। ये बात सही है,
पता नहीं इस लाइन का कितना महत्व है, पर ये बात सही है। The fluid in contact with the surface has the same velocity as that of the surface. इस लाइन को अगली लाइन में लिख लीजिए। The fluid in contact with a surface, the fluid in contact with the surface has same velocity as that of the surface. Surfaces क्यों लिखा है पता नहीं, as that of the surface. एक surface के contact में अगर fluid है तो वो चिपकी हुई है, एक्चुअली वो सरफेस का ही पार्ट है और वो साथ ही चले। ये लाइन काम की तो नहीं है, नहीं तो हम कम से कम अंडरलाइन तो कराते। As the layer of the liquid in contact with the top surface moves with the velocity v। अब हम प्लेट की बात नहीं कर रहे, अब हमें लिक्विड की लेयर की वेलोसिटी की बात करनी है। सो जो टॉप लेयर है, जहां लिक्विड प्लेट के ऊपर वाली प्लेट के कांटेक्ट में है, वहां जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी v है, और जो बॉटम प्लेट है वहां फ्लूइड के पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं, क्योंकि खुद प्लेट रेस्ट पर है, तो वहां फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी 0 है। The fluid in contact with the surface has the same velocity as the surface, as the layer of the liquid in contact with top surface moves with the velocity v, and the layer of the liquid in contact with the fixed surface is stationary। ये हम डायग्राम में दिखा सकते हैं। ये प्लेट है, ये भी प्लेट है, ये फिक्स प्लेट है, और यहाँ प्लेट की वेलोसिटी v है। तो ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं इनकी वेलोसिटी भी v है, और ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं इनकी वेलोसिटी 0 है। ये मॉलिक्यूल फ्लूइड के इस प्लेट से चिपके हुए हैं, तो जो इसकी वेलोसिटी है वही इसकी वेलोसिटी है, और ये फ्लूइड के पार्टिकल्स इस प्लेट से चिपके हुए हैं, तो जो प्लेट की वेलोसिटी है वही फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी है। तो अब हमारा ध्यान प्लेट से हट के फ्लूइड पार्टिकल पे आ गया है। इन फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी 0 है और इन फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी v। हमको तो फ्लूइड्स की स्टडी ही करनी है, तो ध्यान फ्लूइड के पार्टिकल्स पे ले आए। Okay, the velocities of the layer increase uniformly from bottom 0 velocity to top velocity। कहता है ये वेलोसिटी यहाँ 0 है और यहाँ v है, ये बात सही है कि यहाँ वेलोसिटी 0 है करीब करीब, यहाँ वेलोसिटी 0 है, और ये ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते ये फाइनली v हो गई है, यहाँ करीब करीब 0 है। ऐसा है, ये 0 है और ये v है, ये तो आप मानते हैं, पर बीच में जो लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी में ग्रेजुअल चेंज है। ये आप चाहें तो ऐसा डायग्राम बना के लिखते हैं कि मॉलिक्यूल्स या लेयर्स ऑफ फ्लूइड in between have a gradual variation in velocity। जो भी एनसीईआरटी की लाइनें हों, बस वही लाइनें हम पढ़ लें। कहता है the velocities of the layers increase uniformly। तो चलेगा, या एनसीईआरटी की लाइन ही एग्जैक्ट लिख लें तो अच्छा है। velocities of layers increase uniformly from bottom to the top layer velocity, 0 से v तक। For any layer of liquid, its upper layer pulls it forward while the lower layer pulls it backward। यहाँ थोड़ा काम की बातें कर रहा है। अभी तक भी मेरे ख्याल से ऐसी कोई खास हुई तो नहीं, वो अब थोड़ा सा डीप आइडिया देने की कोशिश कर रहा है कि ये एक लेयर है और ये एक लेयर है, यहाँ भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम है, अगर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो मे भी इसकी वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये मॉलिक्यूल आगे जा रहा है और इसके रिस्पेक्ट में ये मॉलिक्यूल पीछे जा रहे हैं। देखते हैं कि वो क्या कह रहा है, फिर से एक बार लाइन पढ़ लेते हैं। कहता है for any layer of liquid, the upper layer pulls it forward while the lower layer pulls it backward। ठीक है, ये लाइन आप नोट लिख दीजिए। और any स्टार तो नहीं दे रहा है, इसमें अंडरलाइन भी नहीं कर रहा है। for any layer of liquid, upper layer pulls it fill in the blank, and lower layer pulls it dash fill in the blank।
इंपॉर्टेंट नहीं मानता मैं इसको। अगर मैं एक लेयर ये है, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, और ये एक लेयर 3 भी है, और इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। लेयर अगर 2 की बात करूं तो 2 के एक लेयर ऊपर है और एक लेयर नीचे। तो बस मैं 2 पे देखता हूं कि 2 का क्या होगा, इस 3 के कारण 2 का क्या होगा, और 1 के कारण 2 का क्या होगा। अगर 2 की बात करूं, मतलब 3 के रिस्पेक्ट में 2 के मॉलिक्यूल्स पीछे जा रहे हैं। 3 के रिस्पेक्ट में 2 के मॉलिक्यूल्स पीछे जा रहे हैं, तो 2 के मॉलिक्यूल्स 3 के मॉलिक्यूल्स इस पर फोर्स लगाएंगे इसे आगे ले जाने की। फॉरवर्ड लिखा है क्या? For any layer of liquid, its upper layer pulls it forward, while lower layer pull it backward. थोड़ा टफ तो है ये, इसलिए ठीक है एक साथ दे दीजिए। ये बात सोच पाना आसान नहीं है। फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन तो बन ही रहा है, इसका जरा समझना पड़ेगा। 3 लेयर के जब मॉलिक्यूल आगे जा रहे हैं ना, तो वो 2 के मॉलिक्यूल को अपने साथ ले जाना चाहेंगे। ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है एक्चुअली रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। 3 के लेयर 2 के रिस्पेक्ट में अगर 2 को आप रेस्ट पे मान लो, तो 3 1 की स्पीड से आगे जा रही है, इसकी स्पीड 11 और इसकी 12। इसकी आप अगर 0 मान लो तो इसके मॉलिक्यूल्स, अगर आप इसे रेस्ट पे मान लो तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी ये लेयर 3 के मॉलिक्यूल आगे जा रहे हैं, तो इसे अपने साथ इसे आगे ले जाना चाहेंगे। तो फॉर एनी लेयर ऑफ लिक्विड अपर लेयर पुल्स इट फॉरवर्ड। डेफिनेटली ये ऐसे इतना स्टैंडर्ड नहीं है कि इस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। लगता तो है देख के कि हाँ यार ये क्वेश्चन बन तो रहा है, पर ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है, इसे इग्नोर मारा जा सकता है। फाइनल जो कंक्लूजन आएंगे वही काम के होंगे। ये लेयर इसके रिस्पेक्ट में आगे जा रही है, तो इसके मॉलिक्यूल इसको अपने साथ ले जाना चाहेंगे, तो ये पुल्स इट फॉरवर्ड। अच्छा, अगर इसकी स्पीड 0 है तो इसकी स्पीड -1 है, या यूं बोलता हूं कि ये अगर रेस्ट पर है तो ये पीछे जा रही है 1 की स्पीड से। इसके इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी तो 1 है। अगर इसकी स्पीड 0 है तो ये 1 की स्पीड से पीछे जा रही है, तो ये मॉलिक्यूल इनको भी अपने साथ ले जाना चाहेंगे। इनमें अट्रैक्शन तो है ही मॉलिक्यूल्स में, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस लेयर के रिस्पेक्ट में ये लेयर एक्चुअली पीछे जा रही है। एक अगर 11 से आगे जा रही है कार, और एक कार अगर 10 से आगे जा रही है, तो ये तो आदमी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो बढ़ता ही जा रहा है। ये कार जो आगे है वो कहेगी कि मैं तो रेस्ट पे हूँ, ये वाली पीछे जाती जा रही है। रिलेटिव वेलोसिटी का यही कॉन्सेप्ट। जो लेयर 2 है, 3 के रिस्पेक्ट में ये पीछे जा रही है, तो 3 इसे अपने साथ ले जाना चाहेगी, तो ये लेयर के मॉलिक्यूल्स इसके मॉलिक्यूल्स को आगे पुल करेंगे, और ये लेयर 2 लेयर 3 के रिस्पेक्ट में, लेयर 2 तो मान लीजिए रेस्ट पर है, तो लेयर 2 के रिस्पेक्ट में लेयर 1 पीछे जा रही है, तो ये लेयर 2 के मॉलिक्यूल्स को भी अपने साथ अट्रैक्ट करके पीछे ले जाना चाहेंगे। तो किसी भी लेयर के ऊपर के जो मॉलिक्यूल हैं, वो जो अच्छे लोगों से आप दोस्ती करेंगे वो आपको अपने साथ खींच के आगे ले जाना चाहेंगे, ऐसे आपको याद रख सकते हैं। ये जो अपर लेयर है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, अगर जिसके ज्यादा मार्क्स हैं उससे आप दोस्ती करेंगे, तो वो उसके साथ भले ही आपको फॉर द टाइमिंग अच्छा ना लगे, पर वो अल्टीमेटली आपके भी मार्क्स बढ़वा देगा। वो अपने साथ आपको लेकर खींच के आगे चला जाएगा। और जिसके मार्क्स आपसे कम है रेगुलरली फॉर अ वैलिड रीजन, अगर आप उसके साथ दोस्ती करेंगे तो असर तो होगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कब वो आपको अपने साथ डुबो के ले गए। जो आगे जा रहा है उनके साथ दोस्ती करना हमें पसंद नहीं है, पर फायदा तो उसी में, उन्हीं से जाने अनजाने किसी डिस्कशन में एक पॉइंट भी छोटा सा आपको कहीं एक सेंटेंस भी कभी कभी मिल जाता है, तो वो अपने को हेल्प कर जाता है। एनीवे, रटने का तरीका था, दिल पे ना लें। कि जो लेयर हायर वेलोसिटी से जा रही है, ऊपर वाली लेयर, वो किसी लेयर को अपने साथ ले जाना चाहेगी, इट विल पुल इट फॉरवर्ड। और जो लेयर पीछे नीचे है जिसकी वेलोसिटी कम है, वो पीछे खींचेगी। ये डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ज्यादा ध्यान न दें, आगे चले। दिस रिजल्ट्स इन फोर्स बिटवीन द लेयर्स। एक्चुअली तो उल्टा ही बोलना चाहिए था, पहले ही फोर्स है। जो पुल वाली बात जो आ रही है वो तो फोर्स के कारण आ रही है ना। यहाँ जो मॉलिक्यूलर, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इफेक्टिव हैं ही। दिस, इसने बोला है दिस रिजल्ट्स इन फोर्स बिटवीन द लेयर्स। फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर
अट्रैक्शन के फोर्सेस के कारण ऐसा हो रहा है। द टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज लेमिनार। ये लेमिनार है, सब पैरेलल है, स्ट्रीमलाइंस। ये भी पता नहीं क्या इसमें लिखवाने लायक है। The layers of the liquid slide over one another as the pages of book do when it is placed on the table and a horizontal force is applied on the top cover। कहता है ये ऐसा जब हम इसको यहाँ फोर्स लगाते हैं तो वेरियस पेजेस एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, ये स्लाइड कर रहे हैं। अगर टॉप पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो इनमें रिलेटिव मोशन हो रहा है। ताश की गड्डी ले लीजिए, इसको आप अगर यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो वेरियस पेजेस एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं। ये वैसी ही सिचुएशन है। ये कह रहा है the layers of the liquid slide over one another as the pages of the book do when it is placed flat on a table and a horizontal force is applied on the top cover। ना ऊपर से ऐसा जैसे shear stress के समय इन्होंने डायग्राम बना के दिखाया था, ये वही केस है। When a fluid is flowing in a pipe or a tube, then velocity of the fluid liquid layer along the axis of the tube is maximum and decreases gradually as we move towards the walls। ये ठीक है। The velocity on cylindrical surface of the tube is constant। ये चलिए ये लाइन हम पढ़ा देते हैं। 10.14 फिगर को जरा देखते हैं। 10.14 फिगर को देख लेते हैं। ए में कह रहा है लेयर ऑफ लिक्विड सैंडविच्ड बिटवीन टू पैरेलल ग्लास प्लेट्स इन विच लोअर प्लेट इज फिक्स्ड एंड द अपर वन इज मूव्ड। और बी कहता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विस्कस फ्लो इन अ पाइप। तो यही डायग्राम एक क्वेश्चन लिख दीजिए। ड्रॉ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर अ विस्कस फ्लो इन अ पाइप। ये भी कोई काम का डिस्कशन मेरे हिसाब से तो नहीं है। चलिए एक स्टॉप दे दीजिए। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर अ विस्कस फ्लो इन अ पाइप। विस्कस फ्लो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इनके बारे में भी मैंने कुछ लिखवाया तो नहीं है। चलिए ये पाइप है, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इस पाइप के कांटेक्ट में हैं इनकी वेलोसिटी 0 है। और यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल्स हैं जो पाइप से चिपके पड़े हैं इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स की भी वेलोसिटी 0 है। पाइप के वॉल की वेलोसिटी की तो बात कर ही नहीं रहा, मेरा तो नजर केवल फ्लूइड पे है। पाइप तो मुझे ज्यादा दिख ही नहीं रहा। जो फ्लूइड पार्टिकल पाइप से चिपके हुए हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी उनकी वेलोसिटी 0 है। और अब मैं यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा, यहाँ से मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी और यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम पाई जाएगी ठीक मिडिल में, सेंटर पे, एक्सिस पे। और यही हाल यहाँ भी होगा, यही हाल यहाँ भी होगा। यहाँ भी वेलोसिटी फ्लूइड पार्टिकल्स की धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और यहाँ पे मैक्सिमम होगी एक्सिस पे। ये ऐसा पैराबोलिक, पैराबोला का नाम किताब ने दिया नहीं तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा जो है पाइप फ्लूइड जब बहता है, एक फ्लूइड जो बहता है विस्कस फ्लूइड, तो ऐसा ही हमें पाइप में से बहता हुआ दिखता है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यही है, आपको बोलना है near the fixed plate, near the fixed plates, v is equal to 0 at the axis, v is equal to maximum and velocity increases uniformly from ends of the pipe to its axis. Ends of the pipe as one moves towards its axis। मैं यहाँ से यहाँ आऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ऐसा कुछ हल्का सा याद रखना है। कोई भी इसमें वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन नहीं हुआ। वह मॉलिक्यूल जो पाइप से चिपके हुए हैं उनकी वेलोसिटी 0 है और वह मॉलिक्यूल जो यहाँ भी पाइप से चिपके हुए उनकी वेलोसिटी 0 है। और अब वो लेयर्स जो आप जिनके लिए थोड़ा दूर जाते जाएंगे यहाँ से, उनकी वेलोसिटी वो थोड़े फ्री होते जाएंगे और उनकी वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। एक्सिस जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर है इन दोनों फिक्स प्लेट से, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम पाई जाएगी। और ये जो पाथ है, जो फ्लूइड फ्लो का प्रोफाइल है, वो पैराबोलिक है। ये नाम एनसीईआरटी ने यूज नहीं किया है, हम बोल ही रहे हैं तो लिख लेते हैं बार बार। और वह थ्योरी जो एनसीईआरटी में नहीं दी है वो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। न्यूमेरिकल्स थोड़े हायर लेवल के हो सकते हैं,
और जिस थ्योरी का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, जिस स्टेटमेंट का नाम जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, वो नहीं आएगा। तो कोई इंपॉर्टेंट वैसे भी नहीं था, ये वैसे भी नहीं था। इसके पहले जो हमने पढ़ा था, जहाँ एक प्लेट फिक्स थी और एक प्लेट यहाँ, ये वाली प्लेट फिक्स थी, ये प्लेट फिक्स थी, यहाँ वेलोसिटी ऐसे ग्रेजुअली बढ़ती ही जाएगी जो ओपन एंड की तरफ। यहाँ वेलोसिटी प्रोफाइल बढ़ता ही जाएगा। स्टार्ट हमेशा इसको सेम जगह से करना है। इस डायग्राम को आपको स्टार्ट हमेशा सेम जगह से करना है, तभी तो ये ज्यादा बड़ी वेलोसिटी दिखेगी। यहाँ से ये फ्री एंड है, ये फ्री एंड है और ये फिक्स्ड एंड है। यहाँ वेलोसिटी बहुत ही कम है, यहाँ तो जीरो ही है। फिर एज वन मूव्स अवे, बल्कि मुझे क्लियर बताना चाहिए, एज वन मूव्स अवे, as one moves away from the fixed end। और असली बात अब बता रहा हूं, स्टार को हालांकि मैं इस पर भी नहीं लगवा रहा, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फ्लो की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लिक्विड के फ्लो की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, velocity of fluid particles increases uniformly। मैंने इस पर ध्यान दिया है, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। ये मेरे चलने की डायरेक्शन है। अगर मैं फ्लूइड के बहने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाऊंगा, तो जैसे जैसे मैं फिक्स एंड से दूर जाता जाऊंगा, वैसे वैसे जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, जो वेरियस लेयर्स हैं, उनकी वेलोसिटी हम पाएंगे कि बढ़ती जा रही है। ऑलराइट, when a fluid is flowing in a pipe or a tube, then velocity of the liquid layer along the axis of the tube is maximum and decreases gradually as we move towards the wall where it becomes zero। ठीक, यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है, वो हम पढ़ा चुके हैं पिछले डायग्राम में। The velocity on a cylindrical surface, ये एक लाइन कुछ स्टेट लिख दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए अलग से। ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट भी काम का है, पर मेरे हिसाब से नहीं है। एक स्टेटमेंट बस ऐसे लिख दीजिए आउट ऑफ ब्लू कि वेलोसिटी ऑन अ सिलेंड्रिकल सरफेस in a tube is constant। Velocity on a cylindrical surface in a tube is a constant। ये एक लाइन पे भी ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, मैं तो इस पे भी क्रॉस लगवाना चाहूंगा। मेरे हिसाब से इस पर भी आप अभी तो ध्यान ना दें, अभी तो क्रॉस ही लगाएं और आगे बढ़ें। आगे बढ़ते जाना इंपॉर्टेंट है, बहुत फाइनल पॉइंट्स पे शुरू में तो जाना नहीं चाहिए, पहली दूसरी तीसरी रीडिंग। वो ये कह रहा है कि अगर ये एक पाइप है और यहाँ पे ऐसा एक पाइप की बात कर रहा है, पाइप जिसमें यहाँ भी वेलोसिटी जीरो और यहाँ भी वेलोसिटी जीरो है, तो अगर ये सिलेंडर, कोई भी आप सिलेंडर लेंगे ना, तो यहाँ और यहाँ वेलोसिटी आप सेम पाएंगे। ऐसा हमने देखा था, प्रोफाइल ऐसा आया था, तो यहाँ और यहाँ तो आप वेलोसिटी सेम पाएंगे ना। ऐसे ही कुछ कह रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी इस पूरे सिलेंडर में, जो पाइप का कोसेंट्रिक एक सिलेंडर है, पाइप का कोसेंट्रिक सिलेंडर है, उसमें यहाँ फ्लूइड पार्टिकल सबकी वेलोसिटी सेम पाई जाएगी, सबकी वेलोसिटी सेम पाई जाएगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं समझ में आए तो भी इग्नोर कर देना चाहिए। हर लाइन पूरी तरह समझ में आए, ऐसे परफेक्शन की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर ये लाइन काम की है तो जरूर आपके सामने अपने आप आती ही रहेगी, आपके सामने किसी न किसी रूप में, सब सीखेंगे। On account of this motion, a portion of a liquid which at some instant has the shape ABCD take the shape AEFD after short interval of time। ये वही जैसे shear stress में हम लोग पढ़ते थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के चैप्टर में, यहाँ फिर भी शायद कुछ बातें हम बिगिन कर रहा है। On account of this motion, a portion of the liquid which at some instant has the shape ABCD, शुरू में बता रहा है ABCD है, जो बना ही लेते हैं। In a viscous flow, अगर viscous flow है, in a viscous flow on a flat surface, of course flat fixed surface, the shape of liquid column, the fluid column changes as shown। ये फिक्स है, अच्छा ये भी फिक्स है,
फ्लैट फिक्स सरफेस नहीं है, दोनों ही फिक्स्ड है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये वाली सरफेस फिक्स नहीं थी, इसकी तो वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर जो ऐसा था ना शुरू में ए बी सी डी, जो ऐसा था शुरू में ए बी सी डी, वो थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा ए ई एफ डी। जो पहले ऐसा था वो बाद में ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये क्योंकि इसकी तो वेलोसिटी 0 है और इनकी वेलोसिटी तो कम है, इनकी वेलोसिटी इसके बराबर है, ये चल रहा है, इसकी वेलोसिटी v है। तो इस लेयर में जब वेलोसिटी ज्यादा है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी सबसे ज्यादा होगा। ये सारी की सारी बातें एग्जैक्टली वैसी हैं जैसे कि shear stress और shear strain के डिस्कशन में थी। That on account of this motion, a portion of liquid which at some instant has the shape ABCD takes the shape of AEFD after a short interval of time. AEFD after a short interval of time, delta t. During this time interval, the liquid has undergone a shear strain of delta x by L. ये जो डिस्टेंस है, ये डेल्टा x है। जो BE डिस्टेंस है, ये पॉइंट B है और ये E है। ये जो डिस्टेंस है, ये डेल्टा x है और हम समझते हैं डेल्टा x है V डेल्टा t। डिस्प्लेसमेंट हम वहां भी बात करते थे कि डिस्प्लेसमेंट इन द अपर लेयर अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर, ऐसा कुछ बात करते थे। इस डिस्टेंस को यहाँ भी उसने L कह ही दिया गया है, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को उसने यहाँ पे L कहा गया है। कहता है कि during this time interval the liquid has undergone a shear strain of delta x by L। तो मैं shear strain यहाँ लिख लेता हूँ, shear strain is equal to delta x by L, पूरा लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इन अपर लेयर जैसा कि इलास्टिसिटी में डिफाइन करते थे, अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर। वहां shear strain इस एंगल के बराबर होता था और ये छोटा एंगल है, छोटा एंगल है ये, तो tan बीटा की जगह सिर्फ हम बीटा ही लिखते हैं और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं। फाई से लिखते थे शायद shear strain को, तो shear strain डेल्टा x by L। shear strain की वैल्यू डेल्टा x by L है, या इस पे हम फिर से 4 स्टार दे सकते हैं। shear strain के आज भी सारे के सारे वही डिस्कशंस हैं जो इलास्टिसिटी के चैप्टर में पढ़ाए जाते थे। shear strain का जो फॉर्मूला डेल्टा x by L है, इस पर हम जरूर 4 स्टार दे रहे हैं। अलग से वैसे ये इस चैप्टर में ज्यादा काम का नहीं है। कहता है since the strain in a flowing fluid increases with time continuously, अब ये तो बढ़ता जाएगा क्योंकि L तो फिक्स है, पर डेल्टा x तो बढ़ता जाएगा। ये लाइन लिख दीजिए, strain in a flowing fluid will increase continuously with time, क्योंकि ये डेल्टा x का फॉर्मूला v डेल्टा t है ना भाई, v भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, पर ये टाइम तो बढ़ रहा है ना। The strain in a flowing fluid will increase with time। कहता है strain in a flowing fluid increases with time continuously। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये लाइन भी शायद किसी भी काम की नहीं है, पर चलिए, the strain in a flowing fluid increases with time continuously, unlike a solid में ऐसा नहीं होता था। सॉलिड में तो एक समय आने के बाद ये कांस्टेंट हो जाता था, आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते थे, इसके सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाते थे और डेल्टा x फिक्स हो जाता था। यहाँ तो आप कंटिन्यूअसली ये होता ही चलेगा, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है तो अपर वाली लेयर में तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही जाएगा, है ना। ब्रैकेट में लिख दीजिए, इन अ गिवन सॉलिड strain does not change for a time, does not change with respect to time। In a solid, the shear strain does not change with respect to time for a constant applied tangential force। For a constant applied tangential force, अगर फोर्स आपका कांस्टेंट है तो shear strain जो होना है एक बार हो जाएगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। सॉलिड में जो स्ट्रेन है shear वाला वो कांस्टेंट रहता है और लिक्विड में ये बढ़ता चला जाता है। ये बात भी किसी काम की नहीं है।
Here the stress is found experimentally to depend on rate of change of strain. यहाँ शायद काम की बातें हो रही है, अगली लाइन में लिख दीजिए, in a fluid stress is proportional to strain rate. In a fluid stress is proportional to strain rate. इस लाइन पे भी आप 4 स्टार दे दीजिए. फ्लूइड में जो स्ट्रेस है that is proportional to strain rate. ब्रैकेट में याद दिला दीजिए. In a solid stress is proportional to strain. सॉलिड में जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है, पर यहाँ पर शायद जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन है उसे ये स्ट्रेन रेट कह रहे हैं. ये कह रहा है, ये हमको एक्सपेरिमेंटली पता लगा, इसका हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है. जो स्ट्रेन रेट है उसको हम अलग से डिफाइन कर देते हैं. Here the stress is found experimentally depends on the rate of change of strain. आप हेडिंग दे दीजिए स्ट्रेन रेट. स्ट्रेन रेट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ. स्ट्रेन रेट is equal to change of strain. पता नहीं है टाइम की बात कर रहा है. रेट का तो मतलब ही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज ऑफ स्ट्रेन विद टाइम. जो चेंज ऑफ स्ट्रेन है, यानी जो स्ट्रेन है वो डेल्टा एक्स अपॉन एल था और ये टाइम है. तो ये हो गया डेल्टा एक्स बाय एल डेल्टा टी. और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो एल की जगह मैं लिख दूंगा वी टी. नहीं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को वी लिखा जा सकता है. हाँ, दिस इज ड्यू टू वेलोसिटी. इसको मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ. तो स्ट्रेन रेट जो है, तो स्ट्रेन रेट है जो कि बेसिकली स्ट्रेन अपॉन टाइम है, उसका फॉर्मूला v बाय एल. ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ये तो उसी वेलोसिटी ने पैदा किया है जो हमने अब ऊपर वाली प्लेट पे कांस्टेंट वेलोसिटी लगाई थी. तो बस ये स्ट्रेन रेट है. तो अब हम ये कह रहे हैं स्ट्रेन रेट पे भी आप 4 स्टार दे दीजिए. अगर स्ट्रेन रेट का कहीं न्यूमेरिकल बाय चांस उसने फॉर्मूला भी पूछ लिया ना तो हम सब तकलीफ में आ जाएंगे. यूजुअली पूछा नहीं जाता है, सामान्यतः हम इसे अनइम्पोर्टेंट की श्रेणी में डालते हैं, पर ये एनसीईआरटी की वह थियरी है जो कि शायद इसी रूप में नहीं पढ़ाई जाती है सामान्यतः. आई थिंक हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को 5 स्टार ही दे देते हैं. स्ट्रेन रेट को जरा ज्यादा ध्यान दे दीजिए. वैसे तो ये आज तक कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं आया है, पर ये फॉर्मूला दिख रहा है हमें. हालांकि फाइनल कंक्लूजन नहीं है, हम अभी भी डेरिवेशन के रास्ते में एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंचने वाले हैं. फिर भी चलिए स्ट्रेन रेट का फॉर्मूला, स्ट्रेन रेट का कॉन्सेप्ट भी है कि स्ट्रेन का चेंज इन स्ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, और बस v बाय एल याद कर लीजिए, उतना पर्याप्त है. ओके, स्ट्रेन रेट v बाय एल है. सॉलिड्स में तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, पर लिक्विड्स में या फ्लूइड्स में जो स्ट्रेस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट. स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन तो अच्छे बनाए ही जा सकते हैं. अब कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम ईटा प्रोनाउंस करते हैं, फॉर अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन. तो ये अब आप हेडिंग दे सकते हैं. अब हम फाइनली अपने काम की चीज पे आ रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. जैसे हम मॉड्यूलस डिफाइन करते थे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ऐसे हम यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन कर रहे हैं. इसका ये सिंबल है और इसे पढ़ते हैं ईटा. ईट जैसे पढ़ा जाता है ईटा. तो ईटा वहां पर ये होता था कुछ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. आज शायद ये स्ट्रेन रेट हो जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा. The coefficient of viscosity for a fluid is defined as the ratio of shearing stress to strain rate. यहाँ पे shear stress, fluid में आप shear stress लगा रहे हैं समय, और उसकी वजह से अगर ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता तो मैं इसका नाम मॉड्यूलस रखता. अगर पॉइजन्स रेशियो की बात करूं तो वो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन था. अगर ये कोई सा भी कभी भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है तो शायद इसका नाम मॉड्यूलस रखना ही पड़ेगा. पॉइजन्स रेशियो लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन था, वो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन था, इसलिए उसका नाम भी मॉड्यूलस नहीं था. और ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन नहीं है, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट है, और इसका नाम रखा गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी.
हमें ये बताना है कौन सी लिक्विड मोर विस्कस है और कौन सी लिक्विड लेस विस्कस है। तो शायद हम ये बताना चाहते हैं, ईटा का ये फॉर्मूला है कि जिसमें सेम स्ट्रेस लगाने पर स्ट्रेन रेट कम पैदा हुए वो ज्यादा विस्कस लिक्विड, जिसमें आप ज्यादा डिफॉर्मेशन पैदा ना कर सकें, वही चीज आ रही है करीब करीब। एनीवे वो डेफिनेशन भी काम की नहीं है, आप तो बस अंडरस्टैंडिंग भी वो काम की नहीं है कि कौन मोर विस्कस है कौन लेस विस्कस है। हम ऑयल और फ्लूइड में हनी में जानते ही हैं कि हनी में फ्लो थोड़ा मुश्किल से होता है, जिस लिक्विड में भी फ्लो थोड़ा मुश्किल से हो उसमें जरूर इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा है, वो मोर विस्कस है। या हम ये कह रहे हैं कि चलिए सेम स्ट्रेस लगाने से किसी लिक्विड में अगर स्ट्रेन कम पैदा हुए, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा कम पैदा हुए, हनी तो चिपका रहता है, बड़ी मुश्किल से बहता है, तो हनी इज मोर विस्कस। सो एनीवे बस दिस इज इनफ। और ईटा का फॉर्मूला स्ट्रेस तो वही फोर्स अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा और ये V बाय L हो जाएगा, तो ये F बाय A इंटू L बाय V हो जाएगा। और बस ईटा का फॉर्मूला हम चाहे तो माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं ऐसा कुछ। ये ईटा का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी शुड कम आउट एज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ये पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो बस यहाँ पर ये चलिए किताब में नहीं दिया, माइनस साइन की हम बात नहीं करते हैं, ये ईटा का फॉर्मूला है और इसके टर्म्स में हम एक्चुअली इसका याद कर लें, विस्कोसिटी एफ का। न्यूमेरिकल्स में अक्सर एफ पूछा जाता है, एफ को याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जगह हम हेडिंग दे रहे हैं, या चलिए पहले यही पढ़ लेते हैं फिर अलग से उस पर आते हैं। आप हेडिंग दे दीजिए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट और स्ट्रेन मतलब ये टाइम, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो एक प्रकार से ये स्ट्रेस इनटू टाइम हो गया। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, यानी कि ये हो जाएगा पास्कल इनटू सेकंड, यानी ये हो जाएगा पास्क। और उसी को ये बोलते हैं, उसी को बोल रहे हैं, उसी का नाम है पॉइसल, POISEU SEIU पॉइसल, पॉइसल, इसको P कैपिटल और L स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। भाई इसकी मैंने यूनिट्स डिराइव की, स्ट्रेस का स्ट्रेन रेट है, स्ट्रेन अपॉन टाइम है, टाइम को मैं ऊपर ले गया, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट है नहीं, तो ईटा की यूनिट हो गई, स्ट्रेस की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये हो गई सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, हो गया पास्कल इनटू सेकंड। इसका एक नाम पास्क भी है, जो ज्यादा कॉमन है वो पास्क, तो अपने को तो यही बोलना पड़ेगा 1 पास्क इज इक्वल टू 1 पॉइसल, ऐसा कुछ। पॉइसल की स्पेलिंग पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, इनमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी पैदा होता रहता है। मैं तो ये इसकी यूनिट पास्क है, पास्क पे आप बिल्कुल 5 स्टार दे दीजिए, पास्कल इनटू सेकंड को शॉर्ट फॉर्म में पास्क कह रहे हैं, और 1 पास्क है 1 पॉइसल, इस पे भी आप 5 स्टार दे दीजिए, इनमें कंफ्यूजन होता है। जो एसआई यूनिट है वो पॉइसल है, जो एसआई यूनिट है वो पॉइसल है। ध्यान दीजिए, हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में एक जो चीज पढ़ी थी, पार्सेक। पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, 1 पार्सेक इज 3.26 लाइट ईयर। इतना ही याद रखना है आपको कि पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, इतना ही ध्यान रखना है। जिसमें आर आ रहा है वो लेंथ की यूनिट है, जिसके फॉर्मूले में आर आ रहा है वो लेंथ की यूनिट है। तो इसकी जो एसआई यूनिट है विस्कोसिटी की, उसे पास्क बोल दीजिए या पॉइसल बोल दीजिए। द डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी तो हम निकाल ही लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग दे दीजिए डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी और फिर 5 स्टार दे दीजिए, और अलग से भी लिख दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, काफी इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी के डायमेंशंस काफी इंपॉर्टेंट है और आप उसे स्ट्रेस इनटू टाइम से निकाल ही रहे हैं। ये फोर्स अपॉन एरिया हो गया, इनटू ये टाइम हो गया,
ये m1 L1 P माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर हो गया इंटू T हो गया। तो स्ट्रेस के या प्रेशर के या मॉडुलस के मुझे डायरेक्टली याद रहते ही थे, बस उसी में टाइम और मल्टीप्लाई करते। स्ट्रेस इनटू टाइम याद रखना बहुत अच्छा तरीका। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप विस्कोसिटी के डायमेंशंस रटिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप विस्कोसिटी के डायमेंशंस याद करिए। आप विस्कोसिटी का फॉर्मूला स्ट्रेस इनटू टाइम बोल दीजिए तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसका आंसर निकालने में, क्योंकि स्ट्रेस यानी प्रेशर या एनर्जी डेंसिटी या मॉड्यूलस, इसके डायमेंशंस तो हमें याद रहते हैं, धीरे धीरे याद हो गए होते हैं, यहाँ से धीरे धीरे याद हो गए थे, याद करना नहीं है, धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे। ये स्ट्रेस इनटू टाइम, स्ट्रेस इनटू टाइम है। ईटा के डायमेंशंस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईटा के डायमेंशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में खूब ज्यादा बार ये एग्जाम में आए हैं। डायमेंशंस और विस्कोसिटी भी होगा। जनरली थिन लिक्विड्स, लाइन लिख दीजिए, ये लाइन भी 2-3 स्टार देने लायक है। लिख दीजिए थिन लिक्विड्स लाइक वाटर, अल्कोहल एटसेट्रा आर लेस विस्कस। थिन लिक्विड्स आर लेस विस्कस। जो पतली लिक्विड्स हैं वो शायद नहीं पतली इसलिए क्योंकि उनमें विस्कोसिटी कम है। एंड थिक लिक्विड्स लाइक कोल tar, ब्लड, ग्लिसरीन, हनी, शायद ब्लड और हनी, हनी तो हम जानते ही हैं, ब्लड, ग्लिसरीन भी शायद आपने देखा ही है कि अच्छा खासा विस्कस होता है, और फिर डांबर भी काफी विस्कस होता है, कोल tar, शायद ब्लड इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवे, जो पतली लिक्विड्स होती हैं वे विस्कोसिटी उनकी कम होती है, और जो मोटी लिक्विड्स होती हैं उनमें विस्कोसिटी ज्यादा होता है। The coefficient of viscosity for some common fluids are given in this table, उसकी हम परवाह नहीं कर रहे हैं, हमें वो वैल्यूज नहीं चाहिए। We point out 2 facts about blood and water that you may find interesting. नहीं, हमें इंटरेस्टिंग चीजें नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। As table 10.2 indicates, blood is thicker than water. Further, the relative viscosity of blood remains constant between 0 degree and 37 degree centigrade. ऐसा लगता है अगेन कि ये पॉइंट शायद इंपॉर्टेंट होगा, 2 स्टार लगा दीजिए और लिख दीजिए। मैं इसे इंपॉर्टेंट नहीं मानता। इस तरह के पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट मानने लगेंगे तो सिलेबस कंप्लीट करना और इसे रिवाइज करना बहुत टफ हो जाएगा। तो ये मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानता। अगर कहीं आपके सामने 2-3 बार ये क्वेश्चन आ जाए, इसका मतलब शायद काम का है। लिख दीजिए एक लाइन, रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, मतलब विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ब्लड with respect to water, velocity of blood with respect to water remains constant between 0 degree centigrade and 37 degree centigrade. जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वेलोसिटी विस्कोसिटी ब्लड की वाटर के रिस्पेक्ट में पूरे 0 से 37 तक कांस्टेंट रहती है। टेम्परेचर बॉडी का चेंज होता रहे तो भी उसकी विस्कोसिटी, रिलेटिव विस्कोसिटी पानी के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होती। माइट बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज बॉडी फ्लूइड्स आर कंसर्न, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स इन द बॉडी इज कंसर्न, बट हमें फिजिक्स के पेपर के रूप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। फिर ये एक लाइन और इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे पास प्रॉपर नहीं है और एनसीईआरटी ने दी है तो मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि इसने कहीं इंटरनल फोर्सेस का नाम लिया ही नहीं है ज्यादा। विस्कोसिटी के कॉज में इसको कोहेसिव फोर्सेस का नाम लेना चाहिए था, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस का नाम लेना चाहिए था, वो इसने कहीं लिया ही नहीं है। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेनेशन, बट द कॉन्सेप्ट इज आई थिंक अ बिट यूजफुल। इस पे आप जरूर 5 स्टार दे दीजिए और लिख दीजिए कि as temperature increases, viscosity of liquids decreases. As temperature increases, velocity of liquids decreases. While for gases, as temperature increases, viscosity of liquids decreases. Temperature के बढ़ने से liquids की viscosity घटती है, they become less viscous. Now they are able to flow more easily. Viscosity of liquids decreases with temperature, while for gases के केस में viscosity increases with temperature. हाँ, ये पॉइंट अच्छा खासा इंपॉर्टेंट। गैसेस के केसेस में viscosity increases with temperature. गैसेस के केस में viscosity increases with temperature. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एज अ फैक्ट, इसे आपको जानना है, फैक्ट ही जानना है। ऐसा क्यों होता है ये नहीं जानना है, बस याद रखना एक चैलेंज है कि लिक्विड्स में तो हमें समझ भी आता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी चीज जो नहीं निकल रही थी वो थोड़ी आसानी से बह जाती है,
लिक्विड्स में टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी घट जाती है और फ्लूइड फ्लो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, और गैसेस में तो शायद टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता होगा, कुछ अट्रैक्शन बढ़ता होगा और फ्रिक्शन या विस्कोसिटी बढ़ जाती है। गैसेस में टेम्परेचर के बढ़ने से फ्लो जरा मुश्किल हो जाता है, रीजन मुझे नहीं मालूम और ना मैं सीखूंगा ना सिखाऊंगा। एनसीईआरटी में ये कभी इसका जिक्र किया ही नहीं है, तो इसे पूछने का कोई हक नहीं बनता कि ऐसा क्यों होता है, और आपको भी उस इंक्विजिटिवनेस को थोड़ा दबा के संभाल के रखना चाहिए। हेडिंग दे दीजिए आप, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, अगला जो एग्जांपल है, शॉर्ट एग्जांपल उसी बात पर शायद बेस्ड है। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, यार ईटा का फॉर्मूला आया था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट, ऐसे ही लिख देता हूं मैं। तो ईटा इंटू वी बाय एल इज इक्वल टू एफ बाय ए हो जाएगा। तो एफ का फॉर्मूला हो जाएगा ईटा ए वी बाय एल। ये फॉर्मूला है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अभी तक आज की क्लास में आपको जो भी पढ़ाया गया उसमें एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है केवल। एफ का फॉर्मूला है ईटा ए इंटू वी बाय एल। यहां से हमने निकाला है ईटा का फॉर्मूला था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। इस पूरे को उठा के मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में ए को भी मैं यहाँ ले आया, सब न्यूमरेटर में यहाँ आ गए। एफ विस्कस फोर्स का ये फॉर्मूला है और ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा, इसलिए यही अब तक के आज की क्लास में पढ़ाया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मैं एसेंशियली समरी लगाऊंगा, हालांकि और भी कुछ पॉइंट पे मैंने 5 स्टार लगवाए हैं, पर शॉर्ट नोट बनवाऊंगा अगर मैं आज क्लास के बाद समरी बनवाऊंगा तो मुझे तो सबसे पहले यही याद आता है। स्ट्रेन रेट पे भी शायद मैंने 5 स्टार लगवा दिए। सबसे ज्यादा काम का फॉर्मूला जो अगर प्रेडिक्टेबल पेपर आ रहा है, अगर एग्जाम में प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर इसी पर आए, और थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल पेपर है तो शायद वो स्ट्रेन रेट वगैरह भी पूछ सकता है। एग्जाम्पल 10.9 करते हैं फॉर नाउ। कहता मेटल ब्लॉक है, उसका एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है। ये डायग्राम शायद 10.15 में इसने दिखाया है। मेटल ब्लॉक है, उसका एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है, इज कनेक्टेड टू अ 0.010 kg मास via a string that passes through an ideal pulley considered massless and frictionless। आइडियल पुली में तो सब तुम मासलेस फ्रिक्शनलेस वगैरह ही मानोगे, जबरदस्ती ये बातें लिखी जाती हैं क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बनाने के लिए। एज एन फिगर 10.15, ठीक है, तो ये मैं बना लेता हूँ। ये एक टेबल है, इससे ये पुली कनेक्टेड है, यहाँ पे लिक्विड है ये, और लिक्विड के ऊपर ये ब्लॉक रखा है। कहता है अ मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया, एरिया यहाँ इसने ब्लॉक का शायद दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर। इस ब्लॉक का एरिया दिया हुआ है, इज कनेक्टेड टू 0.010 kg मास। ये जो मास कनेक्टेड है ना, ये मास, इस मास की वैल्यू 0.10 kg है, m की वैल्यू। इसे मुझे यहाँ लिखना चाहिए, इस m की वैल्यू है इतनी कुछ 0.1 kg is connected to a mass 0.1 kg via a string that passes over an ideal pulley। A liquid of the film thickness of 0.3 millimeter। यहाँ फिल्म की थिकनेस इसने दी हुई है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस 0.3 मिलीमीटर है। is placed between the block and the table। When released, the block moves to the right with a constant speed। यहाँ पे ये वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन से नहीं जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज हो गया। एक्सेलरेशन 0 है, इसकी वेलोसिटी तो कुछ है 0.085 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी तो है 0। ये एसआई यूनिट में ही है, एसआई यूनिट में है तो आप चाहो तो यूनिट ना लिखोगे, सब आपको एसआई नहीं दिया है, जो एसआई में ना दिया हो वो लिख लो। फाइंड अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ना यहाँ पर कायदे से तो मुझे यही सब बनाना चाहिए, इधर mg बनाना चाहिए, इधर टेंशन बनाना चाहिए, और इधर भी टेंशन बनाना चाहिए, और एक्सपेक्टेड मोशन यहाँ है, तो फ्रिक्शन, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, वो जो फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स है, वो यहाँ पीछे काम करेगा, ये नीचे जाएगा और ये आगे जाएगा, और यहाँ फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन तो हमेशा एक्सपेक्टेड मोशन के अगेंस्ट ही होता है, तो वो एक बात आपको लिखनी पड़ेगी कि फ्लूइड फ्रिक्शन इज आल्सो अगेंस्ट एक्सपेक्टेड मोशन। एक्सपेक्टेड मोशन इस लेयर में, यहाँ जो लिक्विड की लेयर है ना, यहाँ लिक्विड की लेयर है, उसमें एक्सपेक्टेड मोशन यहाँ है, फॉरवर्ड है, तो जो हम विस्कस फोर्स लेते हैं उसकी डायरेक्शन पीछे है।
तो बस इसकी इक्वेशन बनेगी हैंगिंग मास की mg माइनस t इज इक्वल टू m इनटू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो जो टेंशन है वो इस वाले हैंगिंग मास के बराबर है और वो है 0.01 g। ये जो टेंशन है वो हैंगिंग mg के बराबर है, इस पर mg माइनस t इज इक्वल टू ma, a को मैंने लिया 0, a को लिया 0, तो टेंशन हो गई 0.01 g। ये मास ये वाला ले लिया, ये पता नहीं ये मास पूछा या अननोन क्या है पता नहीं, देखते हैं एक बार फिर से पढ़ते हैं सवाल। A metal block of area 0.1 meter square is connected to 0.01 kg mass via a string that passes over a ideal pulley. Find the coefficient of viscosity. ऊपर वाले ब्लॉक का उसने एरिया ही दिया है, मैं परेशान हो रहा हूँ कि ऊपर वाले ब्लॉक का उसने मास क्यों नहीं दिया, शायद चाहिए भी नहीं होगा। तो ये भी इक्विलिब्रियम में है मास, ये भी जरूर उसी वेलोसिटी, कनेक्टेड बॉडीज हैं, ये कनेक्टेड बॉडीज है, इसमें भी सेम वेलोसिटी से चल रहा होगा तो इसमें भी एक्सेलरेशन 0 होगा, और अगर इसमें एक्सेलरेशन 0 होगा तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, ये ब्लॉक ऑन द टेबल, वह ब्लॉक जो टेबल पे रखा है T इज इक्वल टू F, हाँ इसमें तो mg वर्टिकल फोर्स है और मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट कर रहा हूँ, तो T F है, तो 0.01 g इज इक्वल टू F, और F का फॉर्मूला है ईटा A इंटू V बाय L, ये है। बस इसमें आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको एरिया उसने दिया ही हुआ है, एरिया कहीं यहाँ दिया था, ये एरिया दिया था मीटर स्क्वायर में चाहिए, पता नहीं किस यूनिट में दिया है सवाल में, फिर से पढ़ता हूँ। हाँ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर ही दिया है, एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर ही दिया है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही दी है, और ये जो थिकनेस है ये मिलीमीटर में है, इसको भी मीटर में ले आइए बस। ये L यानी थिकनेस ऑफ द फ्लूइड या टॉप लेयर और फ्लूइड के टॉप लेयर और बॉटम लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, बस वो L इज द थिकनेस ऑफ द फ्लूइड फिल्म, जो फ्लूइड की लेयर है। बस अब इसमें आप वैल्यूज डाल दीजिए, आपको ईटा निकल आएगा। बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आने लायक शानदार सवाल है, बिल्कुल इसी से मिलते जुलते केवल सवाल कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन पर ये जो फॉर्मूला है हमारे सामने, एफ का फॉर्मूला है ईटा A इंटू V बाय L, इस पे वैसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते नहीं, ज्यादातर न्यूमेरिकल अगर प्रेडिक्टेबल पेपर हो तो ज्यादातर न्यूमेरिकल उन डिस्कशंस में होते हैं जो इसके बाद आने वाला है। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक फॉर्मूला है ईटा A इंटू V बाय L, और A को अलग से लिख दीजिए ईटा A V बाय L में, वो खैर ऑफ कोर्स जो एक एरिया सवाल में देगा वही आपके काम आएगा। ये जो है वो कांटेक्ट एरिया है जब फ्लूइड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में है, बस जो एरिया एक सवाल में देंगे वही आप लेंगे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक और डिस्कशन थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं, अगला आर्टिकल 10.5.1 स्टोक्स लॉ। ये ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया 5 स्टार तो लगाए, पर मैंने भी बताया कि इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा एफ का फॉर्मूला ईटा A V बाय L, उस पर यूजुअली ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, पर स्टोक्स लॉ पे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत हाई क्रिएटिविटी न्यूमेरिकल इसमें बन सकते हैं और बनते भी हैं। कहता है व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ फ्लूइड इट ड्रैग्स द लेयर ऑफ द फ्लूइड इन कांटेक्ट विद इट। अगर एक बॉडी एक फ्लूइड में नीचे जाएगी तो अपने साथ जब चल रही होगी तो फ्लूइड के पार्टिकल जो उससे चिपके हुए हैं उनको भी अपने साथ ले चले। व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू यानी वर्टिकल मोशन की बात कर रहा है, फॉल्स थ्रू a fluid it drags the layer of the fluid in contact with it। सॉलिड के कांटेक्ट में जो लिक्विड के लेयर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो उसके साथ ही जाएंगे, वो चिपके पड़े ना। a relative motion between the different layers of the fluid is set, पूरा रिलेटिव मोशन पैदा हो जाता है। मान लीजिए ये कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड भरी हुई है, ग्लिसरीन जैसी हाई विस्कोसिटी की लिक्विड भरी हुई है, और इसमें मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट रिलीज करता हूँ, तो इसके कांटेक्ट में जो लेयर्स हैं, इसके कांटेक्ट में जो लेयर है, इसके कांटेक्ट में जो लेयर है उसकी वेलोसिटी भी अच्छी खासी है, इसकी वेलोसिटी अच्छी खासी है, और फिर ये वेलोसिटी का ग्रेडियंट धीरे धीरे ऐसे बन जाएगा। ये जो फिक्स लेयर के कांटेक्ट में मॉलिक्यूल है इनकी वेलोसिटी तो 0 है, तो कुछ खास बात मैंने आपको नहीं पढ़ाई और बल्कि पढ़ा के गलती की। ये कह रहा है अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इज सेट। अभी आपको दिख रहा है इससे जो मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं उनकी तो वेलोसिटी इस बॉडी के बराबर ही होगी, इसकी अच्छी खासी होगी,
और चूंकि ये चलेगा तो बाकी भी धीरे धीरे हिलेंगे। बकायदा रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स एक पैदा हो जाता है इस सेट, एंड एज अ रिजल्ट द बॉडी एक्सपीरियंसेस द रिटार्डिंग फोर्स। अब जब रिलेटिव मोशन पैदा हो गया तो मोशन को अपोज करने के लिए फोर्स आएगा ही आएगा। हम तो ऐसा ही कुछ इतना सा लिख लेते हैं, ज्यादा डिटेल में तो नहीं लिखते। ये डायग्राम आप लिख दीजिए, बना दीजिए और ऐसा ही कुछ लिख दीजिए। ये लॉन्ग कॉलम ऑफ ग्लिसरीन ले लेते हैं और यहाँ एक ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट a body falls down inside this long column of glycerin. The body falls down, long column of glycerin. अब क्या होगा, बस इतना ही कहेंगे कि अब मोशन क्रिएट हो रहा है और मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा। बहुत डिटेल में हम ज्यादा बात नहीं बोल रहे कि रिलेटिव मोशन पैदा होगा। ऐसे लिख दीजिए, as the body falls down, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन, a viscous force acts on the body, a viscous force acts on the body to oppose the motion, a viscous force acts on the body to oppose the motion। और यहाँ पे बॉडी में जो मोशन है वो हमेशा डाउनवर्ड्स है, तो बॉडी में जो फ्रिक्शन है मतलब विस्कस फोर्स है वो हमेशा अपवर्ड्स है। लिख दीजिए, in this case, in this situation, the friction, the fluid friction, यानी सीधे viscous force की बात की जाए, the viscous force always act vertically upwards। इस केस में the viscous force है that always act vertically upwards, always act vertically upwards। बस जैसे ही आप इस फ्लूइड में एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे, वो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, अपने साथ लिक्विड की लेयर्स को भी ड्रैग करते हुए ले जाएगा। वेरियस लेयर्स में रिलेटिव मोशन पैदा हो जाएगा और लेयर्स में रिलेटिव मोशन अपोज करने के लिए एक फोर्स पैदा हो जाएगा जो कि फ्रिक्शन कहलाता है, और बॉडी पर उसकी डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली अपवर्ड आएगी। ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड वाली बात को आप हाईलाइट कर दीजिए और 3 स्टार दे दीजिए। इस प्रकार के डायग्राम में फ्लूइड फ्रिक्शन हमेशा अपवर्ड्स बनाया जाएगा। एफबीडी में डायरेक्शन की तो बड़ी चिंता होती है कि आप जो भी फोर्स मार्क कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है। रिलेटिव मोशन टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इज सेट एंड एज अ रिजल्ट बॉडी एक्सपीरियंसेस द रिटार्डिंग फोर्स। तो आगे भी लिख दीजिए, दिस फ्रिक्शन, दिस फोर्स इज ऑलवेज अ रिटार्डिंग फोर्स। तो हमेशा मोशन के अगेंस्ट है। The falling of a raindrop and swinging of a pendulum bob are some common examples of such motion। आसमान से जब बारिश की बूंद गिरती है ना, तो उसको जो एयर की लेयर है, एयर को चीरती हुई वो अंदर आती है, तो उसके मोशन को अपोज किया जाता है। फॉलिंग ऑफ अ रेन ड्रॉप एंड स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम बॉब। पेंडुलम बॉब भी जब यहाँ से यहाँ तक इस तरह से स्विंग हो रहा है, यहाँ से हम यहाँ ले जाके जब यहाँ आ रहा है या फिर यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ आ रहा है या यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ठीक है, जो भी उसमें मोशन है उसके अगेंस्ट एयर उस पर फोर्स लगाती है, उसमें रिटार्डेशन पैदा करने के। ठीक है, तो ये बातें काम की नहीं थी कि फॉलिंग ऑफ अ रेन ड्रॉप एंड स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम बॉब आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सच मोशन। अगर एयर कहीं भी है तो विस्कोसिटी का फोर्स उस पर लेना ही पड़ेगा और वो हमेशा एक रिटार्डिंग फोर्स होगा। It is seen that the viscous force is proportional to the velocity of the object। अब ये कह रहा है ऐसा हमने ऑब्जर्व किया, हम तो सीधे फाइनल फॉर्मूला ही देखेंगे। कहता है विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो विस्कस फोर्स है कह रहा है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 वेलोसिटी, नंबर 2 कह रहा है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा वो तो मैं लिख ही चुका हूं। विस्कस फोर्स को मैं हमेशा, ये प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है और ऑपोजिट है, इसलिए विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हमेशा -kb टाइप का लिखा जा सकता है। ये भी यहाँ एनसीईआरटी ने लिखा तो नहीं है, पर चलिए मैंने लिखवा दिया तो लिख दीजिए विस्कस फोर्स कैन ऑलवेज बी रिटन, viscous force can always be written in the form -kb, where k is a proportionality constant।
जो विस्कस फोर्स होता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। जो बेसिकली सबसे पहले हमने एफ का फॉर्मूला देखा, ईटा ए डी बाय एल, उसमें इस सबको कांस्टेंट का दर्जा दे दो, और ये फोर्स वेलोसिटी के अगेंस्ट होता है, इसलिए इसमें मैं माइनस लगाने की कोशिश कर भी रहा था। एफ का फॉर्मूला माइनस के भी वही आ गया। वहां डायग्राम में खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा फोर्स की डायरेक्शन, इसलिए हमने वहां माइनस साइन नहीं पढ़ाया। बहुत कायदे से तो वहां माइनस साइन के साथ वो फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, जो एनसीईआरटी में दिया है वही गॉड है हमारे लिए, इसलिए हम इससे पंगा नहीं लेंगे। और फिर ये फॉर्मूला डायरेक्ट फिलहाल तो एनसीईआरटी ने नहीं दिया, आगे ये कहीं ना कहीं दे देगा। ये कह रहा है जो विस्कस फोर्स है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है और अगेंस्ट है वेलोसिटी, तो अगेंस्ट है वेलोसिटी तो माइनस साइन आना ही चाहिए। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला अच्छा ही रहेगा, हम इस पे 4 स्टार तो दे ही सकते हैं। एनसीईआरटी ने नहीं दिया इसलिए हम इस पे 5 स्टार नहीं दे रहे, आगे कहीं ना कहीं ये आ जाएगा। कहता है it is seen that the viscous force is proportional to the velocity of the object and is opposite to the direction of motion. ये बात काम की है। The other quantities on which the force F depends are viscosity and radius of the sphere. Stokes were scientist introduced theory the viscous drag force. तो अब आप हेडिंग दे दीजिए, आप फिर से हेडिंग दे दीजिए स्टोक्स लॉ, दोबारा हेडिंग दे दीजिए स्टोक्स लॉ, और आप लिख दीजिए it gives the formula of force of friction. It gives the formula of force of friction on a solid sphere only. यहाँ भी S है स्टोक्स लॉ में, और ये S खाली स्फीयर के लिए वैलिड। जो स्टोक्स लॉ है वो केवल S फॉर S है, वो स्फीयर के लिए वैलिड है, और F का फॉर्मूला है 6 पाई बीटा A V। फिर से हम माइनस साइन नहीं लगा रहे, क्योंकि आप खुद अपनी थ्योरी से लगा ही लीजिएगा कि वेलोसिटी के अगेंस्ट होगा ये हमेशा। ए जो है वो रेडियस है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही केवल वैलिड है, ये किसी और ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है। अगर फ्लैट सरफेस है तो हम कुछ और सोचेंगे। फ्रिक्शन के हमने विस्कोसिटी के 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, विस्कोसिटी के ये फॉर्मूले पढ़े हैं, ये सिर्फ स्फीयर के लिए लगता है, और ये किसी भी सरफेस के लिए लगाया जा सकता है। स्फीयर को मतलब छोड़ के, क्योंकि स्फीयर पे ये लगता है। फिर वो सवाल में आप समझ जाएंगे कि ये लगाना है कि ये लगाना है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसके आते हैं। हमने सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं। अगर मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ाऊंगा आज की क्लास में लिखाऊंगा तो सिर्फ ये 2 फॉर्मूले लिखाऊंगा, और सवाल के कॉन्टेक्स्ट से आप पहचान जाएंगे कि ये फॉर्मूला लगाना है कि ये फॉर्मूला लगाना है। अगर बातें स्फीयर की हो रही है तो ये आपको लगाना ही नहीं है, और कोई और कॉन्टैक्ट एरिया उसने दिया हुआ है 3 डायग्राम बना के, तो फिर जरूर यही लगेगा। और दोनों ही जगह F इज अगेंस्ट वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन है F उसके अगेंस्ट ही है। इस फॉर्मूले में भी कायदे से माइनस लगाना चाहिए, और इस फॉर्मूले में भी माइनस कायदे से लगाना चाहिए, वो हम थ्योरी से डिसाइड कर लेंगे। तो ये बस स्टोक्स लॉ जो है आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ही फॉर्मूला देता है, परंतु खाली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ। वी शैल नॉट डिराइव स्टोक्स लॉ। थैंक यू सो मच। दिस लॉ इज an interesting example of retarding force which is proportional to velocity. ये फोर्स तो रिटार्डिंग फोर्स है और ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। We can study its consequences of an object falling through a viscous medium. We consider a raindrop in air. ये डिस्कशन बड़ा जबरदस्त है, बहुत डीप थ्योरी मांगता है। It accelerates initially due to gravity. As the velocity increases, the retarding force also increases. चलिए ये मैं आपको अलग से पढ़ाई देता हूँ और सीधे हेडिंग दे देता हूँ। ये हेडिंग दे देता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी है, और ये पूरा डिस्कशन विद डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली मैं कहता हूँ कि डेरिवेशन छोड़ दीजिएगा, सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स पे फोकस कीजिएगा, परंतु यहाँ ये नहीं चलेगा, आपको शायद डेरिवेशन भी करना पड़ेगा। वो ये कह रहा है कि अब आप चाहे रेन ड्रॉप की बात कर लें, चाहे वही लॉन्ग ग्लिसरिंग कॉलम में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करिए। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसका रेडियस a है, एक लॉन्ग ग्लिसरीन कॉलम में आप उसको ड्रॉप करिए, तो इस पर एक्चुअली शुरू में एक फोर्स काम कर रहा है, मतलब mg तो इस पे हमेशा ही काम करेगा, चाहे एयर में गिरे चाहे लिक्विड में गिरे। वो रेन ड्रॉप की भी बात कर रहा है, रेन ड्रॉप के लिए भी ये सारे डिस्कशंस वैलिड है, क्योंकि रेन ड्रॉप में एयर है जो उसको फ्लूइड फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी। तो हम इनिशियली चलिए ये लिक्विड कॉलम की बात कर लेते हैं, ग्लिसरीन की कॉलम, ये लॉन्ग लिक्विड कॉलम में, इसको लॉन्ग किसी कारण से कह रहे हैं, लॉन्ग लिक्विड कॉलम में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को गिरने देते हैं, तो एक फोर्स उस पर लगातार काम कर रहा है जो कि कांस्टेंट है mg।
अभी मैं अलग से लिख रहा हूँ। फिर क्या होगा, इस ग्रेविटी के मारे, चलिए लिख दीजिए, ये डायग्राम बना दीजिए और ऐसे लिख दीजिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ड्रॉप का तो यही मतलब होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, solid object is dropped with zero initial velocity in a long liquid column, तो फिर तो जो इस पे फोर्स काम कर रहा है, लिख सकते हैं आप उसमें कि the only force, नहीं only तो नहीं, सॉरी, a force mg acts on the body throughout, a force mg acts on the body throughout which remains constant in magnitude and direction, mg जो ग्रेविटी का फोर्स है, जो ऑब्जेक्ट का वेट है, वो ऑब्जेक्ट पे काम करेगा ही करेगा, वो हमेशा कांस्टेंट ही करेगा। अब इस पे एक फोर्स और होता है बॉयंसी का, अपथ्रस्ट का। जैसे ही जब ये सॉलिड किसी भी लिक्विड को डिस्प्लेस करती है ना, तो लिक्विड अपने डिस्प्लेस किए जाने को अपोज करती है और बॉडी पे फोर्स लगाती है अपथ्रस्ट, जो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होता है। ये भी हमें पूरा जानना पड़ेगा, हालांकि ये इसी चैप्टर में आगे थोड़ा पढ़ाया जाने वाला है। आप हेडिंग दे दीजिए अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट यही है कि सॉलिड is immersed in a liquid, solid displaces liquid to accommodate itself, अपने लिए उसे जगह बनानी है ना, to accommodate itself in the liquid, लिक्विड में उसे अपने लिए जगह बनानी है, जबरदस्ती घुसा चला आ रहा है। सॉलिड को जब आप एक लिक्विड में इमर्स करते हैं तो सॉलिड लिक्विड को डिस्प्लेस करती है और अपने आप को लिक्विड में अपनी जगह बना लेती है, और इसके लिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये लाइन काम की होती है वैसे तो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। ये लाइन वैसे तो काम की होती है भाई, जितनी इसकी वॉल्यूम है खुद की, उतनी तो ये लिक्विड डिस्प्लेस कर ही देगा। Volume of the liquid displaced is equal to the volume of the solid inside the liquid. कभी-कभी सॉलिड ऐसे तैर रहा होता है, कभी-कभी सॉलिड ऐसे तैर रहा होता है, तो सॉलिड ने जितनी लिक्विड, जितनी अंदर जगह लिक्विड की घेरी है, उतनी उसने लिक्विड डिस्प्लेस कर दी। जब एक सॉलिड को आप लिक्विड में डुबोते हैं तो सॉलिड को जितनी जगह चाहिए उतनी तो लिक्विड को हटा ही देगा। आपको किसी बर्फ पे बैठना है ट्रेन में, तो आप लोगों को बोलते हैं भाई थोड़ी सी जगह दे दीजिए, पर आप जितना आपका साइज है उतनी जगह आप घेरते हैं, तो ये पूरी जितनी इसका साइज है उतनी जगह इसे घेरनी है, तो उतना धीरे धीरे ये लिक्विड हटा ही देता है। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। अब असली बात आती है अपथ्रस्ट, या जैसे कि हम बायंसी का फोर्स कहते हैं, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू बायंसी का फोर्स, अपथ्रस्ट जो कि बायंसी के फोर्स के बराबर है, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। The weight of liquid displaced है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। And always act vertically upwards. Always act vertically upwards. जो buoyancy का फोर्स है, it always act vertically upwards. mg हमेशा नीचे काम करता है और ये फोर्स हमेशा vertically upwards काम करता है। तो अपथ्रस्ट है mg, हटाई गई लिक्विड का वेट, मास होता है डेंसिटी टू वॉल्यूम, ये लिक्विड की डेंसिटी है, और ये वॉल्यूम तो सॉलिड की ली जा सकती है। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है V into dlg। अपथ्रस्ट का ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 स्टार दे दिए जाएं। अपथ्रस्ट का ये फॉर्मूला है हटाई हुई लिक्विड का वेट, यानी mg चाहिए आपको। अगर हटाई गई लिक्विड का mg चाहिए तो डेंसिटी भी लिक्विड की लेना और वॉल्यूम भी लिक्विड की लेना, डेंसिटी भी लिक्विड की लेना और वॉल्यूम भी लिक्विड की लेना। और ये वॉल्यूम तो हमें मालूम है सॉलिड की वॉल्यूम के बराबर ही होती है, क्योंकि हम उस केस की बात कर रहे हैं जो सॉलिड पूरी तरह अंदर डूबा हुआ है, जहां सॉलिड पूरी तरह अंदर डूबा हुआ है। तो बस अब हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। जिस ऑब्जेक्ट को हमने जैसे लिक्विड में डुबोया, इस पे
एक mg काम कर रहा है जो कि कांस्टेंट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है हमेशा, और एक अपथ्रस्ट होता है वो भी कांस्टेंट होता है, अगर पूरी वॉल्यूम अंदर डूबी हुई है तो वो कांस्टेंट होता है और वो VDLG होता है, ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड्स। ये मैं अभी लिस्ट में अलग से लिखवा दूंगा। अब तीसरी एक चीज है, या हेडिंग यही दे देते हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी पे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो forces acting on the spherical body, number 1 mg downward, always downward. Number 2 upthrust, always upward, और number 3 है fluid friction, यानी viscous force always opposite to motion, जो कि फिलहाल यहाँ upward ही होगा हमेशा। जिस डिस्कशन को हम कर रहे हैं, ठीक है, चलिए ये लेक्चर मैं आज बीच में ही रोक रहा हूं और इसी को मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। तो मैं आपको एक बार जरा इतना सा ब्रीफ कर दूं कि हम टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है और ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स हमेशा काम कर रहा है कॉन्स्टेंटली mg वर्टिकली डाउनवर्ड, एक फोर्स हमेशा काम कर रहा है अपथ्रस्ट जो कि कांस्टेंट है वर्टिकली अपवर्ड्स, और क्योंकि मोशन डाउनवर्ड्स है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड्स मोशन के अगेंस्ट। चलिए गाइस, थैंक यू।